Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss science and tech current affairs. तो हर वीकेंड पे हमारा एक सेशन रहेगा साइंस का, जिसमें हम वीकली बेसिस पे हमारे जो साइंस के करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक के करंट अफेयर से. तो सबसे पहले तो इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि has been included among the world top 500 most power non-distributed computers. तो जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं 500, उनमें इंक्लूड किया गया है हमारे सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को. ठीक है, और ये भी एक नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स है. इसका मीनिंग क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे. अच्छा, और उसके बाद इट इज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर. तो शॉर्ट फॉर्म इसको HPC-AI भी कह देते हैं. आफ्टर दैट एस्टैब्लिश एट CDEC. तो CDEC क्या है? इट इज अ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. ठीक है, अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. तो यहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है. इट हैज सिक्योर्ड रैंक 63 अमंग द 500 टॉप सुपर कंप्यूटर्स. ठीक है, तो उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे उनको जो रैंक दिया गया है उसमें 63 जो है वो परम सिद्धि का रैंक है. सो आफ्टर दैट ये है सुपर कंप्यूटर जिसको डेवलप किया गया है. और उसके बाद तो इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो उन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया गया है. तो स्पीड इसकी कितनी है? 5.267 पेटाफ्लॉप. ओके, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर सिस्टम. तो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड जो सुपर कंप्यूटर सिस्टम है, व्हाट डज इट मीन? It means that all the components of the supercomputers are present at single place. They are not distributed at different places. तो इसके जितने भी component हैं वो पूना में है, तो इसलिए इसको हमने non distributed supercomputer system कह दिया. So परम सिद्धि was built on नव इंडिया DGX सुपर POD रेफरेंस आर्किटेक्चर नेटवर्किंग. तो ये उन ग्रुप है जिन्होंने इसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, डेवलप किया है. तो उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज पेटाफ्लॉप्स. तो फ्लॉप इज अ नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस. कितनी कैलकुलेशन वो जो सुपर कंप्यूटर है वो पर सेकेंड परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लॉप. ओके, और जो पेटाफ्लॉप है दैट इज इक्वलेंट टू 1000 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन. तो फ्लॉप का जो मीनिंग है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस है. तो यानी कि पर सेकंड कितना अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, उसी के बेसिस पे हम इसकी जो कैपेबिलिटी है वो पेटाफ्लॉप में करते हैं मेजर. और ये कितना है? 5.267 पेटाफ्लॉप है ये. हाँ जी, क्लियर. चलिए, तो यहाँ पर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की भी बात होगी है. ठीक है, ऑल द कंपोनेंट्स आर इन अ सिंगल लोकेशन. इन केस ऑफ परम सिद्धि तो लोकेशन क्या है? पूना. आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो हमने स्टार्ट करा था. सो इन इंडिया थर्ड फेज ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके अंडर 70 सुपर कंप्यूटर्स ऑल ओवर इंडिया एस्टेब्लिश किए जाएंगे और गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 4500 करोड़ टू दिस प्रोजेक्ट. सो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इट विल बूस्ट two main programs started by the government, that is Digital India and Make in India program. So these two initiatives will be very much boosted by this supercomputer. So first supercomputer India का कौन सा था? परम शिवाय. ओके, परम शिवाय ये आपने याद रखना है. इंस्टॉल्ड इन IIT BHU वाराणसी. ठीक है, तो यहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया गया है. तो कई बार क्या होता है कि जो आपके प्री का जो कंपोनेंट है उसमें डायरेक्टली आपको टर्म दी जाएगी, तो पूछा जाएगा कि रिसेंटली में ये न्यूज में थी तो ये क्या चीज है. तो जैसे परम शिवाय है तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है mRNA मींस मैसेंजर RNA वैक्सीन. तो सबसे पहले व्हाट इज मैसेंजर RNA? तो होता क्या है, DNA जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसका कोई सेगमेंट है, उसकी रेप्लिकेशन होती है टू RNA. तो वो जो रेप्लिकेशन होती है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम RNA पॉलीमरेज. तो वो जो प्रोसेस होती है ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA सेगमेंट टू RNA दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. और वो जो RNA होता है उसको हम मैसेंजर RNA कह देते हैं बिकॉज वो एक मैसेज, वो एक DNA का रेप्लिका जो है उसको लेके आगे जाता है, तो उसको हम कह देते हैं मैसेंजर RNA. तो मैसेंजर RNA वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है. तो यहाँ पर दो कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल जायंट्स हैं, मॉडर्ना एंड Pfizer is also a company. Okay, so Moderna and Pfizer vaccine make use of the messenger RNA.
तो मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन बनाई जा रही हैं दैट टेल्स द बॉडी सेल्स व्हाट प्रोटीन्स टू बिल्ड। तो ये वैक्सीन क्या करती हैं, ये वैक्सीन जो है बॉडी को बताती हैं कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोटीन बॉडी ने डेवलप करना है। तो बॉडी में जो वो पर्टिकुलर प्रोटीन डेवलप होगा तो बॉडी का जो इम्यून रिस्पांस है वो ऑटोमेटिकली उस प्रोटीन कंपोनेंट के लिए डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी वायरस का जो प्रोटीन है जब दोबारा बॉडी में एंटर होगा दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, तो जो बॉडी है वो अपना इम्यून रिस्पांस ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगी। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जो कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है उसकी जो बॉडी के ऊपर जो एक स्पाइक्स वाला जो प्रोटीन है उसको बॉडी में डेवलप करने की बात हो रही है। अगर हमने उसको सक्सेसफुली बॉडी में डेवलप कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब कोरोना का जो अटैक होगा, वायरस एंटर करेगा बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पांस क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। सो मैसेंजर आरएनए कोडेड टू टेल द cells to recreate the spike protein of the coronavirus SARS-CoV-2, ठीक है, which causes COVID-19. Okay, so it is a spike protein that initiates the process of infection. It allows virus to penetrate cells after which it goes on to replicate. तो अगर बॉडी में पहले ही वो प्रेजेंट है प्रोटीन तो बॉडी में उसके रिलेटेड जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। So these antibodies will remain in the blood and fight the real virus. अगर फ्यूचर में रियल वायरस अटैक होगा, इन्फेक्शन करता है, तो वो उसको हैंडल कर लेंगी। ठीक है, अच्छा, तो ये है वो प्रोसेस। देखिए डीएनए है यहाँ पर और ये है आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए सेगमेंट का जब यहाँ पर रेप्लिकेशन होती है आरएनए, डीएनए टू आरएनए, तो यहाँ पर जो एंजाइम रहेगा वो आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, तो हमने इसको क्या कह दिया, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से फर्दर प्रोटीन बनेगा दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ये बेसिक पॉइंट है, आपको पहले भी पता होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये है सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, किसका, आरएनए का। तो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है आरएनए का दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ ए जीन। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। एंड इज रीड बाय राइबोसोम इन द प्रोसेस और सिंथेसाइजिंग ए प्रोटीन। तो यहां पर राइबोसोम का जिक्र क्यों हो रहा है, राइबोसोम इसलिए बिकॉज जो मैसेंजर आरएनए है अल्टीमेटली ये राइबोसोम में जाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो राइबोसोम में होगा। तो ये यहां पर मैसेंजर आरएनए क्लियर हो गया। और ट्रांसक्रिप्शन हमने ऑलरेडी बात कर ली है, व्हेन आरएनए इज मेड फ्रॉम द डीएनए। तो बहुत सिंपलेस्ट ये इसको एक्सप्लेन किया गया है। During transcription, RNA polymerase make a copy of a gene from DNA to messenger RNA. तो जीन वर्ड हमने इसलिए यूज किया है कि जो डीएनए सेगमेंट होती है जिसका हम कॉपी करते हैं तो उसको जीन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर हमने जीन मेंशन कर दिया, तो ये पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोइंग जुपिटर सैटेलाइट। तो जुपिटर के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, वी ऑल नो। ठीक है, तो यहां पर उसके जो सैटेलाइट है जिसका नाम है यूरोपा, दैट कैन ग्लो इन द डार्क ड्यू टू रेडिएशन। तो वो ग्लो कर रहा है ड्यू टू रेडिएशन डार्क स्पेस में। तो इस रिजल्ट को हमने कैसे पता करा है, बाय आइस चैम्बर फॉर यूरोपाज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड रेडिएशन एनवायरनमेंट टेस्टिंग। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को आइस हर्ट का नाम दे दिया गया है, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है, एब्रीविएशन। हाँ जी, क्लियर। आइस चैम्बर फॉर यूरोपाज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड रेडिएशन एनवायरनमेंट टेस्टिंग, आइस हर्ट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्री में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज आइस हर्ट। ठीक है, रिसेंटली न्यूज में था, किससे रिलेटेड था ये, तो आपको पता होना चाहिए ये जुपिटर का जो मून है यूरोपा, उसकी जो रेडिएशन को टेस्ट करने के लिए कि वो क्यों ग्लो कर रहा है उसके लिए ये है। ठीक है, चलिए, तो जुपिटर पाउंड्स यूरोपाज आइसी सरफेस विद इलेक्ट्रॉन्स। तो जुपिटर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे पाउंड टुवर्ड्स द यूरोपा। ठीक है, तो जो जुपिटर है वहां से कॉन्टिन्यूसली जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स यूरोपा मून। तो वहां पर जब उनकी इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के साथ तो वो ग्लो करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द रेडिएशन। ठीक है, तो ये इसमें मेन पॉइंट है। तो रेडिएशन इट रिसीव्स फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो जुपिटर से जो रेडिएशन आ रही है तो वो वहां पर ग्लो जो है वो क्रिएट कर रही है। रीजन बिहाइंड द आईसी ग्लो कैन आल्सो इंक्लूड सॉल्ट्स लाइक मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो वहां पर जो सॉल्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो साइंटिस्ट जो है वो एज्यूम कर रहे हैं, तो उसके कारण भी ये जो है ये ग्लोइंग ऑफ द सरफेस जो है हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये है वो पिक।
तो जो मेंशन करी है नासा ने कि ऐसा वहां पर कुछ ग्लोइंग सरफेस दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लार्सन एंड टर्बो डिलीवर बूस्टर सेगमेंट द फर्स्ट लॉन्च हार्डवेयर टू इसरो अंडर द गगनयान मिशन। वी ऑल नो दैट गगनयान मिशन में हम क्या करने वाले हैं, बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये इसरो का, कि इसके अंडर हम एस्ट्रोनॉट्स को फर्स्ट टाइम भेजने वाले हैं स्पेस में। तो लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है 50 ईयर से ये इसरो के साथ है, हार्डवेयर प्रोवाइड कर रही है। तो रिसेंटली गगनयान मिशन के लिए इन्होंने जो बूस्टर सेगमेंट है वो डिलीवर किया है। तो फर्स्ट ये कंपोनेंट है गगनयान मिशन में, तो बिफोर द स्केड्यूल इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो बूस्टर सेगमेंट क्या है, ये रॉकेट के जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें इंक्लूड किया जाता है इसको, और अगर तो वो सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक ही मिशन है तो वहां तक पहुंचने के लिए है, तो ये उसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर लो अर्थ ऑर्बिट मिशन में लिमिटेड है कि हमने लो अर्थ ऑर्बिट तक ही जाना है, तो ये एक टोटल जो उसका ट्रैवल है उसमें एक स्टेज जो है प्रोवाइड कर सकता है। अगर उसके बियॉन्ड जाना है तो ये थ्रस्टर प्रोवाइड कर सकता है, थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, तो इट विल एक्ट लाइक अ थ्रस्टर, ठीक है। तो इन लो अर्थ ऑर्बिट बूस्टर सेगमेंट्स आर यूज्ड टू लॉन्च ए स्पेसक्राफ्ट, तो वहां पर एक स्टेज की तरह काम करेगा। इफ वी वांट टू गो बियॉन्ड दैट तो इट प्रोवाइड थ्रस्ट। हाँ जी, क्लियर। तो इन गगनयान मिशन बूस्टर सेगमेंट इज यूज्ड टू लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट, तो ये एक स्टेज की तरह काम करेगा। और उसका रीजन ये है कि जो गगनयान मिशन है दैट इज लिमिटेड टू द लो अर्थ ऑर्बिट। हमने लो अर्थ ऑर्बिट में वहां पर जो स्टेशन होगा वहां पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है, तो यही एक रीजन है, इसको यूज किया जाएगा। और ये है वो डायग्राम, दिस इज अ बूस्टर, ये सेगमेंट बूस्टर है जिसको इसरो यूज करेगा किसमें, गगनयान मिशन में, ठीक है। ओके, तो थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है लार्सन एंड टर्बो के बारे में। इट प्रोवाइडेड S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। तो आपने देखा होगा जो रॉकेट होता है उसके साथ में यहाँ पर नीचे जो एडिशंस होती हैं, ऐसे 4 और 2 भी हो सकती हैं, 4 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो उसको हम कहते हैं रॉकेट बूस्टर। तो ये प्रोवाइड करता था लार्सन एंड टर्बो, अभी कर रहा है। तो S-200 इज ए हाई थ्रस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट स्ट्रैप ऑन बूस्टर, तो इसको स्ट्रैप की तरह यहां पर अटैच कर दिया जाता है। सो लार्सन एंड टर्बो प्लेज अ वाइटर रोल इन द गगनयान मिशन। तो पार्टनर है इसरो का फॉर ओवर 50 ईयर्स एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ मंगलयान एंड चंद्रयान मिशन एज वेल। तो वहां पर भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है। ओके, तो ये सिंपली उसकी जो डायमेंशंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस एक्स क्रू 1 मिशन 4 एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च इनटू स्पेस। तो ये भी आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा। ऑन नवंबर 16, 2020 स्पेस एक्स लॉन्च, तो स्पेस एक्स ने एक और मिशन लॉन्च कर दिया है अंडर मिशन क्रू 1। द क्रू ड्रैगन कैप्सूल बिकम्स द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू बी certified by NASA after 40 years. So before this all the operations were undertaken by the ISRO, लेकिन फर्स्ट टाइम जो प्राइवेट कंपनी है स्पेस एक्स, एलन मस्क उसके हेड हैं, तो अब इन्होंने सर्टिफाई कर दिया है नासा ने कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ये एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर लेके जा सकती है। उसी के अंडर ये जो मिशन है क्रू 1, इसके अंडर 4 एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेजा गया है, जिसमें से 3 एस्ट्रोनॉट्स आर अमेरिकन एंड 1 इज जापानीज। एंड हाईलाइट्स क्या रहे हैं इसके, तो स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट वाज यूज्ड टू लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट एंड इज रीयूजेबल। तो सबसे बड़ी बात है रीयूजेबल, अगेन एंड अगेन हम उसको डिफरेंट मिशंस के लिए यूज कर पाएंगे इस स्पेसक्राफ्ट को, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसकी जो कॉस्ट है काफी कॉस्ट रिडक्शन हो पाएगी। स्पेस एक्स हैज शेड्यूल्ड टू लॉन्च 2 मोर क्रूड फ्लाइट्स इन 2021। ओके, तो अब 6 मंथ्स के लिए ये जो एस्ट्रोनॉट्स है वहां पर रहेंगे, तो उनका जो रिप्लेसमेंट है कब प्रोवाइड करी जाएगी, नेक्स्ट ईयर इन अप्रैल, ठीक है। तो मिशन वाज इनिशियली प्लान टू बी लॉन्च इन 2020 जुलाई, तो ड्यू टू पेंडेमिक इसको कर दिया गया है पोस्टपोन, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डिले हो गया था। तो ये हैं वो एस्ट्रोनॉट्स, इनको जब भेजा गया है वहां पर, ठीक है। तो इनकी रिप्लेसमेंट होगी नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर वहां पर और एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, इनको फिर वापस लाया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ बिग वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। तो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पे इनको भेजा जाएगा, ठीक है, जहां पे वो रहेंगे, वहां पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सारे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज यूज बाय मैनी कंट्रीज। तो डिफरेंट नेशंस इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करती हैं। ओके, तो स्पेस क्राफ्ट कैरिड
4 astronauts. It included 3 Americans, 1 Japanese. Spacecraft was launched to the International Space Station. ठीक है, तो crew named the spacecraft Resilience Commercial Crew Program. तो Crew 1 is the फर्स्ट ऑपरेशनल मिशन अंडर द कमर्शियल क्रू प्रोग्राम ऑफ नासा। तो जो नासा का प्रोग्राम है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, उसके अंडर ये फर्स्ट मिशन है। तो अब एस्ट्रोनॉट्स को ले जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो अंडर द प्रोग्राम नासा एम्स टू कैरी क्रूज टू एंड फ्रो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो उनको वो आते जाते रहेंगे। ठीक है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। तो लॉन्च इन 2010 विद नासा इन्वेस्टिंग अबाउट 50 मिलियन USD। तो स्पेस एक्स एंड बोइंग हैव आल्सो ज्वाइंड द प्रोग्राम। तो नासा ने पहले अकेले शुरू करा था, अब बोइंग जैसी कंपनीज हैं, स्पेस एक्स है, तो वो भी ज्वाइन कर गए हैं। तो और भी इसमें थोड़ा बूस्ट आ गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चाइना रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। चाइना ने लॉन्च किया है 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट ऑन नवंबर 6, 2020। ठीक है, तो ये वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट बन गया है, लॉन्च इनटू ऑर्बिट अलोंग विद 12 अदर सैटेलाइट्स। ओके, तो वेट है 70 kg अप्रॉक्स है। तो इट विल टेस्ट द टेक्नोलॉजी ऑफ टेट्राहर्ट्ज वेव्स इन स्पेस। तो फ्यूचर में जो हम 6G की टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट है, सैटेलाइट है। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन जो स्पीड है जो 6G को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इससे बेटर होगी। तो सैटेलाइट कैरीज टेक्नोलॉजी यूज फॉर फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड क्रॉप डिजास्टर मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के लिए इसको बहुत एडवांस लेवल पे यूज़ किया जाएगा। फॉरेस्ट फायर हैं, तो यानी कि रिमोट सेंसिंग जो हमारा पर्पस है, ऑब्जर्वेशन का पर्पस है, उसको ये सॉल्व करेगा। एंड वी ऑल नो दैट 6G इज मोर एडवांटेजियस देन द 5G इन टर्म्स ऑफ स्पीड, लॉसलेस ट्रांसमिशन एंड स्पेशली इन स्पेस। तो स्पेस में यूज़ करने के लिए, क्योंकि स्पेस के जो हमारे फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं, हमारे मिशंस हैं, उनमें जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। उसको एनालाइज करने के लिए हमें 6G ट्रांसमिशन की लोड होगी, वहाँ पर ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द रॉकेट जिससे हमने लॉन्च करा है, और ये है वो सैटेलाइट जो 6G के लिए चाइना ने लॉन्च करा है। तो द 14th 5-year प्लान ऑफ चाइना इज एम्ड एट बिकमिंग टेक्नोलॉजिकली सेल्फ रिलायंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स, 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोनॉमस व्हीकल्स। तो चाइना जो है बहुत कुछ प्लान कर रखा है उन्होंने नेक्स्ट डिकेड के लिए, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की बात हो रही है। तो इंडिया में भी हम काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में डेवलप कर रहे हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑन 6G, तो ये क्या कहती है, इन मार्च 2020 ड्यूरिंग द 34th ITU वर्किंग ग्रुप मीट द सर्च फॉर 6G वॉज रिसेंटली लॉन्च। इंडिया में भी इसके डायरेक्शन में जो है वो काम धीरे धीरे हम शुरू करेंगे। तो ये जो ग्रुप है ये क्या कहता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है, तो 6G को प्रमोट करने के लिए जो है वो इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो रिसर्च वर्क्स आर टू बिगिन बाय 2021। सो 6G विल बी मोर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज इन फ्यूचर वी विल बी comprehensively dependent on the 6G communications. ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर नाउ। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स जो नेक्स्ट वीक के हमारे होंगे करंट अफेयर्स। सो टिल देन थैंक यू।